हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। जैसा कि हमने अपना जो फार्माकोडायनेमिक की सीरीज जो स्टार्ट की हुई है उसमें हमने एक क्लास जो है फार्माकोडायनेमिक की डाल दी है। अब हमारी ये फार्माकोडायनेमिक की दूसरी क्लास है जिसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग कि ड्रग जो है वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अपना एक्शन जो है वो किन किन मैकेनिज्म से जो है वो शो करेगी। तो उसके लिए मैंने आपको 4 टाइप बताए थे। एक तो फिजिकल एक्शन, दूसरा केमिकल एक्शन, तीसरा एंजाइम के थ्रू एक्शन और चौथा जो है वो रिसेप्टर के थ्रू एक्शन। तो सबसे पहला जो फिजिकल एक्शन था वो मैंने आपको करवा दिया था, जिसमें मैंने एग्जाम्पल आपको फिजिकल एक्शन में दिए थे। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था वो ये दिया था कि आपको पता है इसबगोल जो है वो एक बल्क लैक्सेटिव है। इसबगोल क्या करता है कि एज ए लैक्सेटिव यूज किया जाता है। इसबगोल को जो है वो एक बल्किंग लैक्सेटिव एजेंट है जो कि जब भी वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये इसकी स्वेलिंग प्रॉपर्टी ये फूल जाएगा और जो इंटेस्टाइन में जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो उसे बाहर नहीं निकल रहा है, उस प्रोडक्ट को, उस कंटेंट को फुला देता है। और ऐसे जो इंटेस्टाइन की वाल है जो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और उस वो प्रोडक्ट है उसको आगे की तरफ धकेलेंगी और ऐसे जो प्रोडक्ट है वो इंटेस्टाइन और के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकलेगा। अब हमारा जो दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन मीन्स ड्रग की जो उसका केमिकल नेचर है वो केमिकल नेचर रिस्पॉन्सिबल होगा उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए। फिजिकल एक्शन में क्या है कि ड्रग का जो फिजिकल एक्शन है, उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए। इसबगोल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। फिजिकल एक्शन में मैंने एक एग्जांपल आपको मैनिटोल का भी दिया था। मैनिटोल जैसे आपको पता है कि ऑस्मोटिक डाययूरेटिक की कैटेगरी की एक ड्रग है। ये क्या करती है कि हमारे जो नेफ्रॉन, हमारी किडनी में हमारे नेफ्रॉन है उनमें जो ट्यूबल पार्ट होते हैं उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देती है। ऑस्मोटिक प्रेशर जहां भी बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने पर ये उस जगह के सारे जो वाटर कंटेंट है उसको एक साइड में इकट्ठा कर देता है जहां पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो जैसे ही हम मैनिटोल लेंगे, मैनिटोल लेने के बाद जब वो हमारे नेफ्रॉन में ब्लड के थ्रू नेफ्रॉन में छनेगी, उसके बाद जब वो अंदर नेफ्रॉन में एंट्री करेगी तो वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ा देती है मैनिटोल। और वो वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है कि वाटर जो कंटेंट है वो जो ये नेफ्रॉन का ट्यूबल पार्ट होता है इसमें इकट्ठा हो जाता है सारा वाटर कंटेंट और यूरिन के थ्रू इजिली ये ड्रग और ये सारा जो यूरिन है वो निकल जाता है। इसलिए मैनिटोल जो है वो एक डाययूरेटिक ड्रग है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को, नेफ्रॉन के अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर उसको बढ़ा के अपना काम करती है। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि जो हमारी बेरियम सल्फेट है एक ड्रग, जो बेरियम सल्फेट जो ड्रग है वो इसका सॉल्यूशन जब भी किसी पेशेंट को दिया जाता है उसके बाद जब उसका हम एक्सरे करते हैं तो बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन देने के बाद जब वो स्टमक में और इंटेस्टाइन में जाता है तो एक्सरे की जो रेज है वो इसको पार नहीं कर पाती, इसलिए हमें क्लियर पिक्चर जो है स्टमक के और इंटेस्टाइन की दिखाई देती है। वैसे तो बेसिकली क्या होता है कि एक्सरे में जो बोन है उन्हीं की हमें जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है, उन्हीं की फिल्म हमें दिखाई देती है। उसका रीजन ये है कि जो ये बोन होती है वो एक्सरे रेज को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, इसलिए बस हमें जो बोन होती है वही एक्सरे में दिखाई देती है। लेकिन जब हम बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन किसी पेशेंट को देते हैं और उसके बाद उसका एक्सरे करते हैं तो बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो एक्सरे रेज को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता। तो इसीलिए जो स्टमक और इंटेस्टाइन की क्लियर पिक्चर भी हमें दिखाई दे देती है। तो ये हो गए कि उस ड्रग की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके कारण उसने अपना एक्शन शो किया। अब दूसरा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है केमिकल एक्शन की ड्रग की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके कारण वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे शो करती है।
इसमें पहला एग्जांपल है एंटासिड न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक HCl। आपको पता है कि स्टमक में HCl जो है वो रिलीज होता है। HCl जो रिलीज होता है, अगर हम उस HCl को हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हम पेशेंट को एंटासिड देते हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम में एंटासिड दिए जाते हैं। एंटासिड क्या है? एंटासिड एक बेसिक सब्सटेंस है जो कि HCl जो एक एसिड है इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये केमिकली एक्शन है, केमिकली नेचर है उस ड्रग का, जिससे वो अपना मैकेनिज्म, जिससे वो अपना एक्शन जो है वो शो कर रही है। उस दूसरा इसमें जो एग्जांपल है वो है BAL एंड EDTA। सबसे पहले समझे आप BAL क्या है। BAL है ब्रिटिश एंटी लिविसाइड। इसका मतलब है जो ब्रिटेन की जो आर्मी थी उसने इस गैस का यूज किया था एक वार में, तो उसीलिए इसका नाम जो है वो ब्रिटिश एंटी लिविसाइड पड़ गया था। लिविसाइड जो है एक बहुत ही जहरीली गैस थी। इसके अगेंस्ट जो इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश जो आर्मी है उसने इसका यूज किया था, इसीलिए इसका जो नाम है वो BAL रखा गया है। BAL का जो दूसरा नाम है वो है डाइमरकैप्रोल। डाइमरकैप्रोल, BAL एंड डाइमरकैप्रोल जो है वो यूज किए जाते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग में। जब भी किसी पेशेंट को आर्सेनिक की जो पॉइजनिंग होगी तो उसमें डाइमरकैप्रोल और BAL यूज किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि BAL और डाइमरकैप्रोल दोनों ही एक ही चीज है, इन जिनको आर्सेनिक की पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। BAL और जो ये डाइमरकैप्रोल है दोनों ही एक ही चीज है जो कि आर्सेनिक की पॉइजनिंग में इनको यूज किया जाता है। BAL इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि BAL का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एंटी लिविसाइड। लिविसाइड जो है वो एक बहुत ही जहरीली गैस थी जिसको ब्रिटिश की जो आर्मी है उसने यूज किया था आर्सेनिक की पॉइजनिंग में। हम BAL और डाइमरकैप्रोल दोनों को यूज करते हैं, दोनों का नाम जो है वो सेम है। क्वेश्चन आ गया है ये एग्जाम में कि आर्सेनिक की पॉइजनिंग में हम कौन सा जो एंटीडोट है वो यूज करते हैं, तो चाहे आपको BAL ऑप्शन में दिया हो या डाइमरकैप्रोल दिया हो, दोनों ही एक चीज है। ये BAL और EDTA जो है ये जब भी ये यूज किए जाते हैं मेटल की पॉइजनिंग में। इनको जो है मेटल की पॉइजनिंग में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये जब मेटल के कांटेक्ट में आते हैं, उनके साथ रिएक्शन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स जो इनसे मेटल के साथ ये कंबाइन होके बनाते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, मीन्स उसका कोई एक्शन नहीं होता। इसलिए ये किसी भी मेटल की पॉइजनिंग में इनको यूज किया जाता है। EDTA का यूज किया जाता है जब हमें कैल्शियम की पॉइजनिंग हो जाती है। EDTA की फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइअमीनो टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है जब हमें कैल्शियम की पॉइजनिंग हो जाती है तब। EDTA जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो कैल्शियम को वाटर सोल्यूबल बना देता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है जो यूरिन के थ्रू इजिली पास आउट हो जाते हैं। वो जो कॉम्प्लेक्स ये मेटल के साथ मिलकर बनाते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, उनका कोई एक्शन नहीं होता है, इसलिए BAL और EDTA को मेटल पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा BAL और डाइमरकैप्रोल जो है वो एक ही है, सेम है, जिनको आर्सेनिक की पॉइजनिंग के लिए यूज किया जाता है। EDTA का यूज किया जाता है कैल्शियम की पॉइजनिंग में। ये दोनों जो है ये मेटल के साथ मेटल पॉइजनिंग में इनको यूज किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं जो इनएक्टिव होता है और वो वाटर सोल्यूबल होता है, तो यूरिन के थ्रू इजिली पास आउट हो जाता है। ये हमने केमिकल एक्शन जो है वो पढ़ लिया है। अब हमारा जो तीसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बताया था कि एंजाइम के थ्रू, कि एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा उस ड्रग, वो जो ड्रग अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगी उसमें एंजाइम बहुत बड़ा जो है उनका रोल होता है। एंजाइम आपको पता है हमारी बॉडी में जो है बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो हमारी शरीर के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, किसी रिएक्शन को जो है वो इनहिबिट करते हैं, किसी की स्पीड को वो इंक्रीज करते हैं। तो एंजाइम का बहुत बड़ा जो है रोल होता है।
तो एंजाइम के थ्रू कौन कौन सी ड्रग, कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं, कैसे अपना एक्शन जो है वो शो करती हैं, आइए देखते हैं। एंजाइम के थ्रू, इसका जो सबसे, एंजाइम के थ्रू जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के टू पार्ट हैं, वो है कम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। कम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो है इक्विलिब्रियम टाइप और नॉन इक्विलिब्रियम टाइप। अब ये चीजें मैं आपको बताऊंगी कि इसका नाम, सबसे पहले ये जानिए कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या होता है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब होता है कि कोई भी दो चीज, मान लीजिए कोई भी दो ड्रग हैं और एक एंजाइम है, एक एंजाइम है ये, और कोई भी जो है दो ड्रग है, उन दोनों की जो है, उन दोनों ड्रग की सेम जो एबिलिटी है कि वो इस एंजाइम के साथ आके कंबाइन होंगी। मीन्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब है कि दो ड्रग हैं, दोनों की दोनों तो इस एंजाइम पे आके बाइंड नहीं हो सकती, तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। उन दोनों की, वे दोनों जो ड्रग हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है सेम है, वो इस एंजाइम के अंदर आके फिट हो सकती हैं क्योंकि उन दोनों की स्ट्रक्चर जो है सेम है। वो दोनों ही जो है कंपटीशन करेंगी इस एंजाइम पर बाइंड होने के लिए, और बाइंड होकर भी वो अपना एक्शन शो करेंगी। उस कैटेगरी के अंदर है, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब हो गया कि ड्रग जो है, एंजाइम एक है लेकिन ड्रग जो है वो दो है, दोनों ही ड्रग का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, उनकी उस एंजाइम पर बाइंड होने की जो एबिलिटी है वो सेम है, बट उनमें से केवल एक ही ड्रग है वो जो एंजाइम के साथ बाइंड होएगी। तो इस कैटेगरी के अंदर जो है एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मैंने आपको बताया दो टाइप का होता है, इक्विलिब्रियम टाइप और नॉन इक्विलिब्रियम टाइप। इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर वो ड्रग होती हैं, इस कैटेगरी में वो ड्रग आएंगी जिनकी जो सेम स्ट्रक्चर होती है और उनकी जो एबिलिटी है वो सेम होती है उस एंजाइम के साथ बाइंड होने की। लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में जो है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं होती, मीन्स उनमें उनकी जो एबिलिटी है वो सेम नहीं होगी एंजाइम के साथ बाइंड होने की। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दो टाइप का मैंने आपको जो है एंजाइम के थ्रू जो कोई भी ड्रग अपना एक्शन शो करेगी वो मैंने आपको दो टाइप का बताया, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो दो टाइप का होता है, इक्विलिब्रियम टाइप और नॉन इक्विलिब्रियम टाइप। इक्विलिब्रियम टाइप के कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं, जैसे सल्फोनामाइड कम्पीट विद पाबा फॉर बैक्टीरियल फोलेट सिंथेटेज। अब देखिए, आपको पता है कि सल्फोनामाइड जो है वो कैसे अपना एक्शन शो करती है। सल्फोनामाइड क्या करती है, सल्फोनामाइड जो है वो कम्पीट करती है पाबा, क्योंकि सल्फोनामाइड की जो स्ट्रक्चर है वो पाबा की तरह ही होती है, और जो ये हमारा एंजाइम है फोलेट सिंथेटेज, इस पर जो पाबा है वो आकर बाइंड होके कोई भी अदर जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए ये हमारा कोई भी एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम है फोलेट सिंथेटेज जो एंजाइम है, इसके साथ पापा जो है वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगी और फिक्स होके कोई अदर प्रोडक्ट बनाएगी। लेकिन जब भी हम सल्फोनामाइड देंगे उस पेशेंट को, तो सल्फोनामाइड की जो स्ट्रक्चर है वो पापा की तरह ही होती है, तो यहाँ पर पापा और की टेंडेंसी भी है यहाँ बाइंड होने की, और सल्फोनामाइड की टेंडेंसी भी है यहाँ बाइंड होने की, तो दोनों में कंपटीशन होगा, और सल्फोनामाइड जो ड्रग है वो इस एंजाइम के साथ बाइंड होके इसको इनहिबिट कर देगी, इसके एक्शन जो अदर जो प्रोडक्ट बनना था उसको रोक देगी। ऐसे सल्फोनामाइड जो है अपना एक्शन शो करती है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम टाइप की इसलिए है क्योंकि
सल्फोनामाइड और पापा की जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, उसकी फोलेट सिंथेटेज एंजाइम पर बाइंड होने की जो एबिलिटी है वो सेम होती है। इसका दूसरा एग्जांपल है लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा कम्पीट फॉर डोपा डीकार्बोक्सिलेज। जो लीवोडोपा और कार्बिडोपा जो ड्रग है उनकी जो ये एंजाइम है डोपा डीकार्बोक्सिलेज, इस पे बाइंड होने की जो एबिलिटी है वो सेम है, क्योंकि डोपा इसमें भी है डोपा इसमें भी है, दोनों की स्ट्रक्चर जो है सेम है, लेकिन कार्बिडोपा ही जो है इस एंजाइम के साथ बाइंड होती है और जो अदर इसके साथ बाइंड होके जो अदर जो प्रोडक्ट बनना है उसको इनहिबिट कर देती है। उसके बाद नॉन इक्विलिब्रियम टाइप, इक्विलिब्रियम टाइप हमने कर लिया है, इसमें मैंने आपको दो ही एग्जांपल दिए हैं, सल्फोनामाइड और लीवोडोपा और कार्बिडोपा का। उसके बाद है नॉन इक्विलिब्रियम टाइप। नॉन इक्विलिब्रियम टाइप मैंने आपको बताया है वो टाइप होती है कि इसमें जो दो ड्रग हैं वो क्या करती हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है उनकी जो एबिलिटी है वो सेम नहीं होती। उनमें से एक ड्रग जो है वो पावरफुल होती है, उसकी एबिलिटी ज्यादा होती है उस एंजाइम के साथ बाइंड होने की। तो दो ड्रग में से जिसकी ज्यादा एबिलिटी होगी, जो ज्यादा पावरफुल होगी, वही उस एंजाइम के साथ आकर बाइंड होगी। इसका एग्जांपल है जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। आपको पता है कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो है एंजाइम क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन जो है उसके मेटाबॉलिज्म को उसका जो है मेटाबॉलिज्म करता है। लेकिन जब भी हम पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फेट के ड्रग जो है वो देंगे तो वो क्या करेगा कि इस एंजाइम के साथ बाइंड होकर जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है इसके साथ इनहिबिट करके कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानी जाती है। अब थोड़ा सा मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड होती क्या है मैं बता देती हूँ। जैसे कोई भी चीज है वो इसके ऊपर आके बाइंड हो रही है, तो ये एंजाइम है और ये ड्रग है। कोई भी चीज जिसके ऊपर आके बाइंड हो रही है इसका भी एक जो इलेक्ट्रॉन है और इसका भी इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की बॉन्डिंग से जो बॉन्ड बनती है उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि इसने भी इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है और इसने भी इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है। एक इलेक्ट्रॉन इस चीज ने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इस प्रोडक्ट ने अपना दिया है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी वो कोवलेंट बॉन्ड होती है, वही सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, क्योंकि उसी को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे कि जो एसिटाइल कोलिन है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और उसका लेवल बॉडी में एसिटाइल कोलिन का इंक्रीज हो जाता है। तो ये नॉन इक्विलिब्रियम टाइप का जो है एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो ड्रग है इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेती है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के साथ, जिससे बॉडी में एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ हमने अपना ये जो एंजाइम के थ्रू जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है वो कंप्लीट किया। अब हमारा जो दूसरा इसका टाइप है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, कॉम्पिटिटिव में तो मैंने आपको बता दिया कि दो ड्रग हैं वो एंजाइम के साथ आकर बाइंड होंगी। एक टाइप में इक्विलिब्रियम टाइप में क्या होगा कि ड्रग की जो एबिलिटी है वो सेम है, उनकी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन वो कम्पिटिट करेंगी और आकर उसके साथ एक ड्रग बाइंड होगी एंजाइम के साथ। नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में क्या होगा, एक ड्रग ज्यादा पावरफुल होगी, उसकी जो एबिलिटी है वो ज्यादा होगी एंजाइम के साथ बाइंड होने की, वो उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगी। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट जो ड्रग है वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेती है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के साथ। उसके बाद है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का मतलब होता है, इसमें एग्जांपल है जैसे एस्प्रिन इनिबिट कोक्स। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी ड्रग जो है मान लीजिए
कोई भी हमारा एंजाइम है, कोई भी चीज जो है आकर यहाँ बाइंड हो गई, और हमने अगर एस्प्रिन ली तो एस्प्रिन क्या करेगी, एस्प्रिन इस साइड पर आकर जो उस एंजाइम की अदर साइड पर आकर जहां उसको बाइंड होना है वहां वो बाइंड नहीं होगी, जहां स्पेस है वहां बाइंड नहीं होगी, उसकी जो ये एंजाइम है इसकी अदर साइड पर आकर बाइंड होगी। इस साइड पर बाइंड होने से जो ये एंजाइम की स्ट्रक्चर उसमें चेंज होता है, और यहाँ जो ये स्पेस है ये स्पेस ही नहीं बचता कि इस यहाँ ये जो स्पेस है ये स्पेस ही नहीं बचता कि यहाँ पर कोई अलग जो चीज है कोई और प्रोडक्ट जो है वो आके बाइंड हो सके। ऐसे जो है वो कम्पिटिट नहीं करती है। नॉन कम्पिटिटिव का मतलब इसीलिए है कि ये जो है कंपटीशन नहीं करती है, सिंपल ये आके किसी भी एंजाइम की अदर साइड पे जहां पर एंजाइम में स्पेस होता है बाइंड होने के लिए वहां बाइंड नहीं होती है, वो उससे अलग साइड पर वो आकर बाइंड होती हैं, और वो बाइंड होकर जो एंजाइम की स्ट्रक्चर है उसमें चेंज कर लेती हैं, और एंजाइम की स्ट्रक्चर में जो यहाँ बाइंड होने के लिए जो जगह है उसको खत्म कर देती है, यहाँ पर कोई भी चीज आके बाइंड नहीं होती। ऐसे एस्प्रिन जो है वो कोक्स का जो है इनहिबिशन करती है। ऐसे ही एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड आपको पता है कि डाययूरेटिक ड्रग है, कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर है ये। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेस जो एंजाइम है ये इसको इनहिबिट करेगी। कैसे इनहिबिट करेगी कि ये एंजाइम की अदर साइड पर आकर बाइंड होकर इस एंजाइम के इस कार्बोनिक अनहाइड्रेस जो एंजाइम है इसकी स्ट्रक्चर को बदल देती है कि और कोई भी प्रोडक्ट जो है आके एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो पाता और कोई रिएक्शन शो नहीं होगा। तो इसमें मैंने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपको दो एग्जांपल दिए हैं। पहला एग्जांपल है कि एस्प्रिन जो है वो इनहिबिट करेगी कोक्स को। कैसे इनहिबिट करेगी कि ये जो बाइंडिंग साइट है उस पर बाइंड नहीं होती है, बाइंडिंग साइट के अलावा जो अदर साइट है उस पर आकर बाइंड होती है और एंजाइम की स्ट्रक्चर को जो है चेंज कर देते हैं। ऐसे ही एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड जो है एक डाययूरेटिक ड्रग है, जो किस कैटेगरी की डाययूरेटिक ड्रग है, जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग है, जो क्या करती है कार्बोनिक अनहाइड्रेस जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देती है, उसकी अदर साइड पर बाइंड होकर उसकी स्ट्रक्चर को चेंज करके। तो ये हमने जो एंजाइम के थ्रू कोई भी ड्रग जो है वो कैसे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है, उसमें कौन कौन से जो बेस्ट एग्जांपल है वो मैंने आपको दिए हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा जो टाइप है उसको बोलते हैं रिसेप्टर, कि कोई भी ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर, अलग अलग ड्रग हैं, सारी ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एक्शन शो नहीं करती हैं, नहीं जो सारी ड्रग है वो एंजाइम के साथ जो है अपना बाइंड होकर अपना एक्शन शो करती है। अलग अलग ड्रग का अपना अपना एक नेचर है, अपने एक तरीका है अपना एक्शन शो करने का। वे सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं, फिजिकल है, केमिकल है, एंजाइम है, और लास्ट है हमारा रिसेप्टर। रिसेप्टर भी जो है अलग अलग जो ऑर्गन है उनमें अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, उन रिसेप्टर के साथ जो है ड्रग बाइंड होगी और बाइंड होकर वो जो है अपना एक्शन शो करेगी। तो रिसेप्टर की स्टडी करने से पहले मैं आपको एक थ्योरी बताती हूँ। एक साइंटिस्ट था क्लार्क साइंटिस्ट था, उसने बताया कि उसने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी। जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है ऑक्यूपेशन, रिसेप्टर की, रिसेप्टर को ऑक्यूपेशन मीन्स ऑक्यूपाई करना थ्योरी। कि जो क्लार्क था उसने ये बताया कि जितनी भी ड्रग है, किसी ड्रग का जो है मैक्सिमम जो है वो अपना एक्शन कब शो करेगी, तो उसने इसकी एक डेफिनेशन दी। उसने कहा कि कोई भी ड्रग का मैक्सिमम जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन जब आएगा कि तब वो ड्रग के जो मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे, तब वो जो ड्रग है वो अपना मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो शो करेगी। बाद में क्या हुआ, इसका जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी जो है इसकी फेल हो गई थी। उसका फेल होने का भी एक रीजन था क्योंकि इस कैटेगरी में कुछ ही ड्रग थी। हर ड्रग की टेंडेंसी नहीं है कि वो रिसेप्टर के साथ ही बाइंड होगी,
क्या हुआ कि कुछ जो ड्रग थी वो 1-2% ही जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड हो पाई, तो ये थ्योरी जो है वो फेल हो गई। क्लार्क ने बताया था कि कोई भी ड्रग जो है वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अपना एक्शन कैसे शो करती है, जितनी एबिलिटी होगी ड्रग की, जितनी ड्रग के मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड होंगे रिसेप्टर के साथ, उतना ही ड्रग का एक्शन आएगा। उसने बताया कि ये जो रिसेप्टर और ड्रग की थ्योरी है, ये जो रिसेप्टर और ड्रग है, ये चाबी और लॉक की तरह होते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर चाबी ही होती है, वैसे ही एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है जिसके साथ वो बाइंड करती है और अपना एक्शन शो करती है। बट ये जो रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी है, क्लार्क की थ्योरी, ये फेल हो गई थी बाद में, क्योंकि सारी जो ड्रग हैं वो सारी की सारी जो है रिसेप्टर को ऑक्यूपाई नहीं कर पाती हैं। कुछ जो ड्रग के मॉलिक्यूल हैं वो रह भी जाते हैं, कुछ रिसेप्टर जो हैं वो खाली रह जाते हैं, इसलिए ये जो थ्योरी है वो फेल हो गई थी। तो रिसेप्टर जो है वो डिस्कस करने से काफी लंबा टॉपिक है हमारा और इम्पोर्टेंट भी है। वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एगोनिस्ट, एगोनिस्ट ड्रग जो है वो किन को बोला जाता है? एगोनिस्ट ड्रग जो है वो ड्रग होती हैं जो किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी और उस रिसेप्टर को जो है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम जो है उसको एक्टिवेट करेंगी, और जब रिसेप्टर मैक्सिमम में एक्टिवेट होगा तो उससे जो एक्शन आएगा वो भी मैक्सिमम आएगा। वो एगोनिस्ट ड्रग होती है। एगोनिस्ट ड्रग वो ड्रग होती है जो किसी भी रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगी, ज्यादा एक्टिवेट करेंगी और ज्यादा एक्शन शो करेंगी, वो होता है एगोनिस्ट। उसके बाद है एगोनिस्ट, ये हो गया। इसका उल्टा होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कैटेगरी के अंदर जो ड्रग आती है उनका अपना कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन ये अपोज करती हैं किसके एक्शन को रोकती हैं? एगोनिस्ट के एक्शन को रोकती हैं एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट वो हो गई, वो ड्रग होगी जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, उसको एक्टिवेट करेंगी और अपना मैकेनिज्म जो अपना मैक्सिमम एक्शन है वो शो करेंगी। एंटागोनिस्ट जो है वो होगी, एंटागोनिस्ट के अंदर उन ड्रग का अपना कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन जो एगोनिस्ट जो ड्रग है उनके एक्शन को रोकेंगी, वो एंटागोनिस्ट होती है। उसके बाद है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब होता है कि वो ड्रग जो ज्यादा एक्टिवेट नहीं कर पाती हैं किसी भी जो रिसेप्टर को, जो सब मैक्सिमली जो है रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं और जो है थोड़ा बहुत ही एक्शन अपना शो कर पाती हैं, वो होती हैं पार्शियल एगोनिस्ट। जैसा कि नाम ही शो हो रहा है, नाम से ही आपको पार्शियल मीन्स थोड़ा बहुत, एगोनिस्ट जितना नहीं होता है उनका एक्शन। एगोनिस्ट जो ड्रग होती हैं वो ज्यादा एक्टिवेट करती हैं रिसेप्टर को, और पार्शियल एगोनिस्ट वो कम एक्टिवेट करती हैं रिसेप्टर को। इनवर्स एगोनिस्ट, इनवर्स का मतलब हो गया उल्टा, कि एगोनिस्ट की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एगोनिस्ट ड्रग काम कर रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो ड्रग काम करती है उनको बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट जो होगी वो ड्रग है जो इनका अपना कोई एक्शन नहीं होता, बट ये जो एगोनिस्ट ड्रग है उनके एक्शन को इनहिबिट करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो है रिसेप्टर के बारे में था। इससे आगे जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।